सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट चीज जो हम कवर करेंगे वो होगा कारण, कि हमारे बायोफ्लॉक में या अगर कोई पॉन्ड में काम कर रहा है तो क्या कारण ऐसे हैं जिसके कारण मछलियों में बीमारी लगती है। अगर हम कारण जान जाएंगे ना तो हम क्या करेंगे कि हम उस कारण को करने से बचेंगे। हमारे बायोफ्लॉक में या पॉन्ड में या जहां भी हम फिश फार्मिंग कर रहे हैं, हम उस कारण को करने से बचेंगे। और अगर हम कारण को करने से बचेंगे तो वही पर्टिकुलर कारण तो मछली को डिजीज कॉज कर रहा था, तो वो कारण ही नहीं होगा और हमारी मछलियां बीमारी से बची रहेंगी। तो सबसे पहला जो चीज हम अभी देखेंगे इस 2 घंटे में वो होगा कि क्या ऐसे कारण हैं जिससे हमारी मछलियों को बीमारियां लगती हैं। ये होगा फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा कुछ ऐसी सावधानियां जिसको अगर हम कर लें तो बीमारी आने से पहले ही रुक जाए। तो हम कुछ ऐसी सावधानियों के बारे में बात करेंगे। तीसरी चीज हम जो बात करेंगे, मछलियों में बीमारियों की पहचान कैसे की जाए। बहुत बार ऐसे भी होता है ना कि मछलियों में बीमारी लग जाती है, हम पकड़ ही नहीं पाते हैं कि हमारी मछलियां बीमार हैं। और होता क्या है कि वो बीमारी फैलती है। हमारे जैसा रोग नहीं होता है मछली को कि भाई एक आदमी को कुछ भी बीमारी हो गया, जॉन्डिस हो गया, कैंसर हो गया, वही एक आदमी का अगर अनट्रीटेड रह गया, इलाज नहीं हुआ तो वही मरेगा। हम लोगों को कोई इसका फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी एक केस देख लीजिए कोविड-19 का। ये क्या है, ये छुआछूत की बीमारी है, हम लोगों में फैल रही है ये बीमारी। तो सरकार ने क्या किया, इसके लिए इसको पैंडेमिक घोषित कर दिया, महामारी बोल दिया है ना। तो इससे डरने की जरूरत है हमें और इससे बचने की जरूरत है हमें। तो मछलियों में लगभग 95% बीमारियां ऐसी होती हैं जो यही होती है, महामारी होती है, फैलती है वो। तो इसलिए हम मछलियों में बीमारियों की पहचान करना सीखेंगे ताकि हम मछलियों को उसके फर्स्ट स्टेज में ही पकड़ लें कि भाई हमारी मछली बीमार हो रही है और हम कुछ इलाज करें उसका, ताकि हमारी मछलियां बीमारी ना फैलाए, हमारे पूरे बायोफ्लॉक में बीमारी ना फैले और हमारा पूरा का पूरा जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय होने से बच जाए। तो तीसरी चीज हम कवर करेंगे, मछलियों में बीमारी की पहचान कैसे की जाए। चौथी चीज जो हम पढ़ेंगे वो होगा हाउ टू यूज ड्रग्स। अगर हमको ऐसा कोई सिचुएशन आ गया कि भाई अब हमको उस बीमारी को ट्रीट करने की जरूरत पड़ रही है, उसमें मेडिकेशन डालना है, दवाई चलाना है, तो कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं मछलियों में दवाइयों का। क्योंकि अगर हम गाय भैंस कुछ पाल रहे हैं ना, तो उसमें अगर बीमारी होती है तो उसका इलाज करना बहुत आसानी होता है हम लोगों को। गाय भैंस कुछ भी है, बीमारी हो गई, मान लीजिए उसको घाव ही लग गया है, अब भाई उसमें मरहम पट्टी भी की जा सकती है। अगर कुछ दवाई खिलाना है तो हम उसके मुंह में दवाई भी डाल सकते हैं, लेकिन मछलियों में ऐसा नहीं होता है। तो मछलियों में अगर ड्रग्स का यूज करना है, दवाइयों का यूज करना है, तो क्या क्या पद्धति अपना सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। अगली चीज जो जानेंगे वो पर्टिकुलर बीमारी, बहुत सारी बीमारी होती है, हम वो देखेंगे कि क्या क्या बीमारियां होती हैं। और बीमारी फैलाने का ना कारण भी अलग अलग होता है जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो चाहे वो जीवाणु वाली बीमारी हो, परजीवी से फैलने वाली बीमारी हो, या फफूंद जो कि फंगल डिजीज होता है उससे फैलने वाली बीमारी हो, हम वो सब अलग अलग से पढ़ेंगे। अब जब एक पर्टिकुलर बीमारी हम लोग उठा के चलेंगे कि हाँ भाई मान लीजिए मछली को फिन रॉट टेल रॉट हो गया, तो उसमें हम कैसे पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि उस बीमारी को पहचानने का तरीका क्या है ना। तो उस बीमारी की पहचान पढ़ेंगे। दूसरी चीज, ये बीमारी फैल क्यों रही है, वाहक क्या है, एजेंट क्या है इसका, हम इसके बारे में जानेंगे। और तीसरी चीज, अब कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाए, हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो कल का और आज का ये जो 2 घंटे का मेरा क्लास है, इसमें आज के क्लास में हम कारण जानेंगे मछलियों में बीमारी फैलने का, सावधानियां जानेंगे, यानी कि हमारा सेशन इस तरीके से समाप्त हो जाएगा। कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी है किसी को तो बोलिए, वरना फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कहीं ओके मैम, कंटिन्यू कीजिए मैम। करें, चलिए जी हाँ। बहुत शुक्रिया। तो शुरू करते हैं। तो हमारा जो सेशन है ये है मछलियों में होने वाली बीमारियां और उनके उपचार को लेकर, है ना। जैसा कि हमने बात किया था, सबसे पहली चीज जो हम सीखने वाले हैं, आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे, वो है कि बीमारी को फैलाने का कारण क्या क्या है मछलियों में। बहुत अच्छे से सीखेंगे हम इस चीज को, है ना। 2 घंटे का ही हमारा क्लास है कल और आज का, और हमें बहुत ही स्पीड में चलना पड़ेगा क्योंकि बीमारी में बहुत कुछ है कवर करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही एक रफ आइडिया दे दिया हमें क्या क्या सीखना है ना। बहुत कुछ है कवर करने के ऊपर, इसलिए इस 2 घंटे में हम पूरा बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलने वाले हैं भाई, है ना। लेकिन बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल तो रहे हैं भाई, लेकिन लोकल ट्रेन की तरह हर एक छोटे से छोटे स्टेशन में रुक के चलेंगे, ताकि हर एक जगह से जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए वो मिलते रहे।
चलिए, तो ये फर्स्ट स्लाइड हमारा जो है वो है बीमारी फैलाने का कारण क्या क्या है। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आपको 3 पहिए दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं जी है ना। सबसे फर्स्ट में आप देखिए क्या है, सबसे फर्स्ट पहिया जो है उसमें आप देख पा रहे हैं कि है जीवाणु, विषाणु और परजीवी। अगर ये 3 पहिया हमने सीख लिया, इसका मतलब हमने बीमारी फैलाने का कारण बहुत ही अच्छे से सीख लिया। और हम क्या करेंगे, जब हम बीमारी फैलाने का कारण जान लेंगे तो हम उस कारण को करने से बचेंगे। तो पहला जो कारण होता है बीमारियों को फैलाने का वो है जीवाणु, विषाणु, परजीवी। इसमें आप फफूंद भी ऐड कर सकते हैं, फंगल डिजीज को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले, तो शुरू करते हैं। जीवाणु, विषाणु, परजीवी या फिर फंगस की बात करें तो ये है क्या, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी जीव हैं जो कि हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। अभी भी हम लोग जो क्लास कर रहे हैं, चलिए ऑनलाइन ही चल रहा है भाई, लेकिन जहां भी हम बैठे हैं, वो चाहे किसी भी कमरे में बैठे हों, चारों तरफ है फैले हुए जीवाणु, विषाणु, है ना, लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ रहे। सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखेंगे तो हमको दिखेगा। तो ये जीवाणु, विषाणु, परजीवी या फिर फंगस जो होते हैं, ये सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं जो खुली आंखों से देखना मुश्किल होता है, दिखाई नहीं पड़ते हैं ये। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि बीमारी नहीं लगाएंगे। अब बायोफ्लॉग में बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि मैम तालाब गंदा होता है इसलिए वहां बीमारियां होती हैं, हमारे यहाँ तो इतना पानी हम लोग चेंज करते हैं और इतना सफाई रखते हैं कि बीमारी नहीं हो सकती। बिल्कुल गलत, ये चीज मानना गलत है कि आप साफ सफाई रख रहे हैं तो भी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि बैक्टीरिया, वायरस कब आपके बायोफ्लॉक में चला जाए और कब डिवाइड करना शुरू कर दे आपको पता नहीं चलता है। हमारे जैसा नहीं है उसका जनरेशन रेट। हमें क्या है भाई, कम से कम 1 साल लगेगा जनरेशन बढ़ाने में, है ना, लेकिन इनको ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, इनको क्या है, बहुत सारे आप जीवाणु, विषाणु ऐसे भी देखेंगे ना जिनको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा अपना जनरेशन बढ़ा देने में, यानी 1 सेकंड में वो डबल हो जाएंगे, दूसरे सेकंड वो 4 हो जाएंगे, अगले में वो 8 हो जाएंगे। ठीक है, अभी किसी ने मैसेज किया है कि कैसे कंट्रोल करें, वो तो हम सीख ही रहे हैं ना, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बस हम कारण सीख रहे हैं, आगे सीखेंगे कैसे कैसे बीमारियों को पहचानेंगे और कंट्रोल करेंगे। ठीक है, पहले आप सेशन सुन लीजिए पूरा, ये 2 घंटे दीजिए भाई मुझे, तब तो पता चलेगा सीखे कि नहीं सीखे। चलिए, तो ये इतने स्पीड में ग्रो करेंगे ना आपके बायोफ्लॉक में कि ये फैलाएंगे बीमारी। ऐसा नहीं सोच के चलना है कि मेरा बायोफ्लॉक है, पानी चेंज करते हैं भाई हमारा तो बीमारी फैलेगा ही नहीं, फैलेगा। अगर एक को मछली को लग गया ना तो उसके शरीर में मतलब कि वो बैक्टीरिया, वायरस प्रवेश कर चुका है और अब वहां से वो फैलेगा और एक से दूसरे को लगा देगा, तो बीमारियां फैलेंगी, बायोफ्लॉक में भी फैलेंगी। आप पानी अच्छे से रखिए, साफ रखिए, फिर भी फैलेंगी। इसलिए हमको ये क्लास करना है और अच्छे से सीखना है। तो सबसे पहला जो कारण हुआ वो हुआ सूक्ष्मदर्शी जीव जो दिखते नहीं हैं और हमारे जहां भी रिसोर्स है, जहां मछली पालन कर रहे हैं वहां घुसते हैं और बीमारियां मछलियों को लगते हैं। ये हुआ पहली चीज। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगी, हम भी जानते हैं भाई, आम बोलचाल की भाषा में भी लोग जानते हैं कि जीवाणु, विषाणु बीमारी फैलाते हैं। दूसरा जो चक्का आप देखेंगे, वहां आप देख पा रहे हैं कि बनी हुई है मछली, है ना, देख पा रहे हैं। इस मछली को कैसे यहाँ पे कारण बता दिया क्या है बीमारी के फैलाने का, कोई बता सकते हैं हमको, मछली कैसे बीमारी फैला सकती है भाई? चलिए, आपने एक कहावत सुनी है, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, सुनी है कहावत? जी हाँ, जी हाँ। मछली को ऐसा गंदा क्यों बोल रहा है, मछली को गंदा क्यों बोला जा रहा है, क्या नहाती नहीं है मछली? मैम मछली जब जैसे मछली मर जाएगी तो वो पूरे मतलब उसमें जीवाणु, विषाणु एकदम उसमें वृद्धि करेंगे और वो दूसरी मछलियों को भी बीमार करेंगे। ठीक है भाई, बहुत सही, आधा आपने जवाब सही दिया मेरे भाई। सिर्फ मरेगी तभी काउज नहीं करेगी डिजीज को, जिंदा भी है और अगर बीमार है तो भी फैलाएगी डिजीज। तो ये चीज भी इंक्लूड कीजिए, है ना। चलिए, बहुत सही। एक मछली, अगर एक कहावत बहुत ही अच्छी बनाई गई है, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो इसलिए नहीं कहते हैं मछली को गंदी कि वो नहाती नहीं है या उसका कैरेक्टर खराब है। हमको नहीं पता भाई उसका कैरेक्टर कैसा है, और पानी में तो डूबी है दिन रात तो नहा भी रही है। तो इसका मतलब ये है गंदी इसलिए इस कहावत में मछली को कहा गया क्योंकि वो मछली हो सकती है कि बीमार है, और अगर मछली बीमार है इसका मतलब शरीर में कुछ ना कुछ कारक मौजूद हैं, चाहे वो जीवाणु हो सकते हैं, चाहे वो विषाणु हो सकते हैं। और अभी तुरंत हमने डिस्कस किया कि जीवाणु, विषाणु कैसे जीव हैं जो फटाफट अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं, है ना। तो जब वो संख्या बढ़ा रहे हैं कुछ कुछ देर में, इसका मतलब है कि एक मछली के शरीर में उसको जगह ऐसा भी टाइम आएगा जब कम पड़ने लगेगा रहने के लिए, तो वो क्या करेंगे, दूसरी स्वस्थ मछली को ढूंढेंगे
और उस स्वस्थ मछली पे प्रकोप करें। इसका मतलब एक मछली से बीमारी फैलेगी, 1 से 4 को होगी, फिर 4 से 1000 को होगी, और इस तरीके से बीमारियां फैलती रहेंगी। तो ये हो गया दूसरा पहिया हमारा कंप्लीट। मछली भी फैक्टर बन सकती है बीमारी को कॉज करने के लिए। तीसरी चीज है हमारा वातावरण। वातावरण कैसे इफेक्ट कर सकता है मछली को बीमार करने के लिए, है ना। तो अब कुछ लोग कह सकते हैं कि मैम डायरेक्टली तो इफेक्ट नहीं करेगा वातावरण। बिल्कुल सही बात, डायरेक्टली नहीं करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली तो कर सकता है। कैसे कर सकता है देखिए, और वातावरण के क्या क्या फैक्टर होंगे जो मछलियों को बीमार। देखिए अभी हमने जो बात किया कारण के बारे में, तो जीवाणु विषाणु तो हम देख चुके हैं, मछलियां भी देख चुके हैं कि एक मछली अगर बीमार है तो 1 से 4 को बीमारी फैलाएगी और 4 से 1000 को बीमारी फैलाएगी। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये केस है ना। अब इसके बाद हम देखना जा रहे हैं कि अब वातावरण कैसे बीमारी फैलाने का कारण बन सकता है। तो आप लोग अभी मेरे ख्याल से ये 4-5 दिन आप क्लास कर चुके हैं, इस ट्रेनिंग का 4-5 दिन ओवर हो चुका है। आप इतना तो जान चुके होंगे कि हमारे बायोफ्लॉक के पानी में जो पानी, मछली का वातावरण क्या हुआ, उसके चारों तरफ का माहौल यानी कि पानी, तो उस पानी में आप देख चुके होंगे कि बहुत सारा फैक्टर है जो काम करता है और जिसको सही बनाए रखना जरूरी होता है। नहीं तो हमारी मछलियों को फिर दिक्कत होगा, वो स्ट्रेस में आ जाती हैं, है ना। तो इस तरीके से वातावरण के ये सारे फैक्टर्स हैं जो मछलियों को बीमार करने में काम करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट होता है पीएच। कल भी एक भाई ने पूछा था पीएच क्या होता है, नहीं बताया गया, तो कल मैं बताऊंगी आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है पीएच मछली के ग्रोथ के लिए, उसके स्ट्रेस को ना लेने के लिए। अगर पीएच ऊपर नीचे होगा तो मछलियां स्ट्रेस में आ जाएंगी। और आप तो जानते ही हैं जब लोग स्ट्रेस में होते हैं, हमें भी कहा जाता है ना कि ज्यादा स्ट्रेस ना लो भाई, बीमार पड़ जाओ, है ना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब कोई भी इंसान या आप जानवर ही ले लीजिए, मछली ले लीजिए, जब वो स्ट्रेस में रहती है तो क्या होता है, उसका इम्यूनिटी पावर वीक होने लगता है। इम्यूनिटी पावर मतलब समझते होंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की क्षमता कमजोर होने लगती है। और उस वक्त अगर कोई भी अटैक कर दे, बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, विषाणु, तो मछली तुरंत बीमार हो जाती है। तो वातावरण हो सकता है डायरेक्टली मछली को बीमारी ना लगाए, ये पीएच, तापमान, डीओ, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, कुल क्षारीयता डायरेक्ट मछली को बीमार नहीं करेगी, लेकिन इसके उतार चढ़ाव से ये अगर इसके संतुलित परिमाप में नहीं रहेगी, संतुलित परिमाप का अर्थ है जितना रेंज मछली के लिए टॉलरेबल है उतने में अगर नहीं रहेगी, उससे ऊपर नीचे हो जाएगी, तो मछलियों को दिक्कत होना शुरू हो जाता है और मछलियां स्ट्रेस में जाती हैं। मछलियां स्ट्रेस में जाती हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, हमारी मछलियां बीमार हो जाती हैं। ठीक है, तो वातावरण के ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट फैक्टर है पीएच, और इसका रेंज आपका होना चाहिए बायोफ्लॉक के लिए 6.8 to 8। इतना अगर पीएच है तो इसका मतलब बढ़िया है, पीएच को लेके कोई दिक्कत नहीं होगी मछली को। दूसरी चीज है तापमान यानी कि टेम्परेचर, 28 से 32 डिग्री को बढ़िया माना जाता है। डीओ, डीओ जानते हैं आप लोग, डीओ के बारे में सीखा आपने? डाइऑक्साइड जी नहीं, डिजॉल्व ऑक्सीजन, इसके बारे में सीखा आपने? मैम एक बार आप थोड़ा हिंट दे दो, थोड़ा हिंट दे दो। अच्छा ठीक है, चलिए भाई ठीक है। डीओ क्या होता है ना, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है। ऑक्सीजन जो है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है सूखा वाला ऑक्सीजन, जिसको सांस में लिया जाता है फेफड़ों के द्वारा, जो हम लोग करते हैं। हमारे वातावरण में सूखा ऑक्सीजन है, हम इसको फेफड़े के द्वारा सांस में लेते हैं, तो इसको बोलते हैं O2। उस वक्त ऑक्सीजन को कहते हैं O2, है ना। लेकिन दूसरा जो होता है ना, जिसको गीला ऑक्सीजन कहते हैं, हम आपकी भाषा में ही आपको बता रहे हैं, ज्यादा केमिस्ट्री यूज नहीं कर रहे, ठीक है। दूसरा होता है डीओ। ये डीओ क्या होता है, इसको गीला ऑक्सीजन भी कहते हैं, जिसको फेफड़ों नहीं बल्कि गलफड़ों के द्वारा सांस में लिया जाता है। तो इसको कौन लेगा? मछलियां लेंगी, है ना। डीओ, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड का मतलब है घुलित ऑक्सीजन, पानी में घुलित ऑक्सीजन, इसको मछलियों के द्वारा सांस में लिया जाता है। यानी ये जो डीओ है ना, जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी है, मछलियों के लिए भी है, लेकिन वो हमारा वाला नहीं ले सकती है। अगर मछलियां हमारा वाला ऑक्सीजन सांस में ले सकती तो मछली को उठा के टेबल के ऊपर रख देते, जिंदा रहती भाई, क्यों मरती। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना, मर जाती हैं वो, कुछ देर तक कोशिश करती हैं, हो सकता है बहुत ज्यादा आधा घंटा जिंदा रह जाएंगी, लेकिन फिर मरेंगी।
क्योंकि वो हमारा वाला O2 सूखा वाला ऑक्सीजन को सांस में नहीं ले सकती है, उनको चाहिए घुलित ऑक्सीजन, यानी कि डिजोल्व ऑक्सीजन, जो होता है कहाँ पे, पानी में घुलने के बाद। ठीक है, इसे कहते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन। ये कितना होना चाहिए हमारे पानी में, ये होना चाहिए 4 mg पर लीटर से अधिक। अच्छा माना जाता है 5 से 8 mg पर लीटर ऑक्सीजन अगर हमारे पानी में है तो सही है। 5 से कम होने लगा मछली के लिए दिक्कत होगा। कुछ लोगों ने, जिसके पास तालाब होगा, उन लोगों ने देखा होगा सुबह के वक्त अगर आप जाइएगा ना तालाब में घूमने, तो देखिएगा मछलियां क्या कर रही हैं कि सतह पे आ गई हैं और सतह पे आके ऊपर ऐसे ऐसे करके मुंह को खोलती है बंद करती है, सतह पे आके मुंह खोलती बंद करती हुई दिखाई पड़ती है। कोई भी भाई बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है भाई? ये सब नॉलेज आपको रहना जरूरी है, आपके बायोफ्लॉक में भी ये काम आएगा। क्यों ऐसा करती है मछलियां? मैम ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कमी के कारण। बिल्कुल, अच्छा कोई बहुत सही बात है, ऑक्सीजन की कमी होती है भाई, इसलिए वो क्या करती है सतह पे आके हमारा वाला सूखा वाला जो वातावरण वाला वायुमंडल वाला ऑक्सीजन है उसको सांस में लेने की कोशिश कर रही होती है। अब मेरे भाई मुझे इतना बताइए कि ऐसा आप सुबह के वक्त ही होते हुए क्यों देखते हैं? मैम क्योंकि रात को ना पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो जाती है। तालाब के अंदर भी पेड़ पौधा है? मैम उसके आसपास तो है। नहीं, तालाब के अंदर वाला थोड़ी ले लेते हैं वो। अच्छा मैम टेम्परेचर आप के लोगों कारण को, पानी में, आप लोग नहीं, टेम्परेचर का कोई मैम तापमान नहीं है, तापमान बिल्कुल नहीं भाई। ऑक्सीजन कम होता है। अच्छा चलिए हटाइए सब। मुझे लगता है कि प्लवक के बारे में आप लोगों ने सीखा है, प्लैंकटन के बारे में। एक्चुअली मैम जो भी प्लैंक्टन्स होते हैं वो रात को फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, रात को नहीं करते हैं, कैसे सॉरी करेंगे? दिन में सनलाइट जब होती है तो जी फोटोसिंथेसिस जी का जी काम करते हैं, जी जी। जिसके माध्यम से उनको उनका काम हो जाता है। लेकिन रात को सनलाइट नहीं होती है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, तो जो वेरी पानी में गुड, जो घुली ऑक्सीजन होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, बहुत सही, बिल्कुल जो इन्होंने कहा यही जवाब तो सही है। होता क्या है ना, जैसे हमारे संसार, हमारा जो संसार है इसमें दो जगत पाया जा रहा है, एक है हमारा वनस्पति जगत, दूसरा है हमारा जंतु जगत। ठीक है, पादप, वही वनस्पति जो कहा मैंने भाई। तो हमारे यहाँ दो जगत है, एक हमारा वनस्पति जगत और दूसरा है हमारा जंतु जगत। इसको जंतु ही मान के चलेंगे, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी। ठीक है, तो होता क्या है ना, सुबह में जब सूरज होता है तो यहाँ से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, किसमें? पेड़ पौधों में। और वो क्या करते हैं, उत्सर्जित पदार्थ के रूप में O2 को, ऑक्सीजन को उत्सर्जित कर देते हैं। यही होता है ना फोटोसिंथेसिस जब होता है प्लांट में, तो वो क्या क्या मांगता है भाई? पानी मांगता है, सूरज की रोशनी मांगता है, कार्बन डाइऑक्साइड मांगता है, और एक चीज मांगता है, कुछ कुछ पोषक तत्व होते हैं। इन चारों चीजों को लेकर वो अपना खाना बनाता है, और खाना बनाता है जब, तो एक उत्सर्जित पदार्थ भी बच जाता है जिसको कहते हैं ऑक्सीजन, और उसके काम का नहीं है ये, तो ये क्या करता है, दे देता है वायुमंडल। ये हमारे काम का है, ये प्लांट्स के काम का नहीं था, लेकिन हमारे काम का है। इस ऑक्सीजन को हम लोग यूज करते हैं, हम जो जानवर लोग हैं ना, हमारा जो जंतु जगत है उसको यूज करता है। ठीक है, तो ये हो गया तालाब के बाहर की बात, तालाब छोड़िए, पानी के बाहर की बात। अब अगर पानी के अंदर की बात करें तो क्या होता है ना, जैसे हमारे यहाँ दो जगत देखा आपने, वैसे ही तालाब के अंदर या पानी के अंदर भी दो जगत है। एक होता है वनस्पति प्लवक, मैं लिख नहीं पाऊंगी इतना, आपको बस सुनना है। एक होता है वनस्पति प्लवक, यानी कि वनस्पति जगत, उसको मान के चलिए कोरिलेट करके। एक होता है जंतु प्लवक, यानी कि जंतु जगत। तो वो वनस्पति प्लवक जो होते हैं ना, प्लैंक्टन जो होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, वो वैसे ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, वैसे ही ऑक्सीजन बनाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। जब छोड़ते हैं तो वो ऑक्सीजन पानी में घुल जाता है और डीओ बन जाता है। डीओ बन जाता है तो जंतु प्लवक भी सांस में लेती है उसको, और हमारी मछलियां भी सांस में लेती है। तो ये तो तब होगा ना जब प्रकाश होगा, सूरज होगा। तो सुबह के समय ये काम हो रहा है बढ़िया से, इसलिए कोई कमी नहीं है ऑक्सीजन की। लेकिन रात में क्या होता है, सूरज देवता नहीं है भाई, इसका मतलब रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होगा वनस्पति प्लवक के द्वारा। तो दिन भर का जितना बना हुआ है उसको तो सांस में लेके ये लोग खत्म कर देगा ना। और एक और अच्छी बात है क्या, कि रात में वनस्पति प्लवक भी ऑक्सीजन को ही सांस में लेंगे, जैसे हमारे पेड़ पौधे करते हैं, है ना, इतना तो जानते हैं हम सब। इसका मतलब दिन भर का बना हुआ सारा डीओ जो था रात में यूज कर लिया गया। और दूसरी चीज, रात में बन भी नहीं रहा है, तो भोर भोर में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की तालाब में कमी हो जाती है।
कमी हो जाती है, इसीलिए हमारी मछलियां भोर भोर में क्या दिखती हैं, सतह पर आकर सतह पर आके सांस ऑक्सीजन लेती हुई लेती, दिखाई सांस लेती। पड़ती हैं। चलिए, तो इतना कहानी का यही उद्देश्य था, आपको समझाना। समझ में आया बढ़िया से? हाँ जी मैम। बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये कुछ मात्राएं हैं जो लिखी हुई है, नाइट्रेट, नाइट्राइट है। नाइट्रेट जो होता है ना, जहाँ ए लगा हुआ है, वो कम हानिकारक है और नाइट्राइट बहुत हानिकारक है। तो दोनों की मात्राएं यहाँ पे लिखी हुई है। नाइट्रेट 0.5 to 20 mg पर लीटर पानी में रहेगा, मछली के लिए टॉलरेबल है, नहीं मरेगी मछली। नाइट्राइट देखिए 1 mg पर लीटर से अधिक नहीं बल्कि कम होना चाहिए। ये बहुत डेंजरस है मछली के लिए, टॉक्सिक सब्सटेंस है नाइट्राइट और अमोनिया। ठीक है, यहाँ पे नाइट्राइट और अमोनिया जो है मछली के लिए टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, टॉक्सिक हो जाता है, जहरीला हो जाता है, मछलियां हमारी मरना शुरू हो जाती है। ये सब कुछ रेंज था। और अगला है कुलक्षारिता, मेरे ख्याल से आपको इसके बारे में भी बताया गया होगा। सैलिनिटी जिसको हम कहते हैं, वो 100 mg पर लीटर तक होना चाहिए, या उससे अधिक भी होगा तो चलेगा। तो ये कुछ पैरामीटर्स थे वातावरण से रिलेटेड, जो कि इसके संतुलित परिमाप, जब मैंने यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स बता दिए, कुछ रेंज दे दिए हैं, इस रेंज में आपको रखना है। नहीं रखेंगे तो आपकी मछलियां स्ट्रेस में जाएंगी और अल्टीमेटली बीमारी तक पहुंच जाएंगी। मैम एक कोई क्वेश्चन, दिक्कत पूछिए। मैम मछलियों में जो बीमारियां होती है, आप बीमारियों के नाम बता सकते हैं मछलियों में कौन कौन सी अभी तो बीमारियां होती है? भाई थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना, अभी तो हम केवल सावधानी में, अभी तो बीमारी पहुंचे कहाँ है। इसलिए शुरुआत में मैंने आपको पूरा दिखा दिया कि हम क्या क्या जानने वाले हैं। उसमें बीमारी थी कि नहीं थी? थी ना? चलिए जी मैम। अभी आएंगे भाई, टेंशन नहीं लेना है। अब हम आ जाते हैं अपने स्लाइड पर। ना आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया। चलिए, तो इस स्लाइड को देखकर अब कहीं पर भी दिक्कत परेशानी लग रही है? नहीं मैम। सब समझ में आ गया ना? हाँ तो जी। इसका मतलब जब सबसे फर्स्ट चीज हमको सीखना था भाई, कारण, डन, कंप्लीट हो गया है ना। अब आगे चलते हैं। क्या आगे चलते हैं हम? सावधानियों की तरफ। यहाँ इस स्लाइड को देख पा रहे हैं आप लोग, तो दो बहुत ही अच्छी कहावत लिखी हुई है। एक है हिंदी की कहावत, एक है अंग्रेजी की कहावत। एक हिंदी की कहावत लिखी है, सुरक्षा ही बचाव है, सुरक्षा कीजिए ताकि मछलियां बीमारी से बच पाए। और दूसरी बहुत ही अच्छी कहावत लिखी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन का अर्थ होता है पूर्व सावधानी, बेटर का अर्थ होता है बढ़िया, और क्योर का होता है अर्थ उपचार। यानी इसका कहावत का अर्थ निकल रहा है, पूर्व सावधानी बढ़िया है उपचार करने से। इसीलिए अभी हम कुछ सावधानियों को सीखेंगे, कुछ ऐसी सावधानियां जिसे अगर हम अपनाएंगे अपने बायोफ्लॉक में या तालाब में, अगर मछली पालन कर रहे हैं वहां, तो हमारी मछलियों को बीमारी लगने का चांस 80% कम हो जाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने, 80% कम हो जाएगा, यानी कि ना के बराबर हो जाएगा। यानी हमारी मछलियों को बीमारी का चांस कम हो गया, हमारा टेंशन कम हो गया। ठीक है, तो ये है सावधानियां। कुछ सावधानियों के बारे में जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहली सावधानी है चूना का प्रयोग। जानते हैं मछलियों के केस में क्या कहा जाता है? चूना को रामबाण कहा जाता है। मछलियों के केस में चूना जो है ना, बहुत तरीके से काम करता है। सिर्फ एक दो काम नहीं है चूना का, बहुत सारा काम है चूना का। आपके तालाब जहां भी आप मछली पालन कर रहे हैं, प्लवक की मात्रा को बढ़ाएगा, पीएच को मेंटेन करने का काम करेगा, और ऑक्सीजन डीओ के लेवल को बढ़ा देता है। साथ साथ जितने भी जीवाणु विषाणु जो बैक्टीरिया करते हैं, इन सबको मार देता है। अब आप कहेंगे बायोफ्लॉक में चूना डालना तो पहली बार सुन रहे हैं, तो बिल्कुल बायोफ्लॉक में हम चूना नहीं डालते हैं। ये सब तालाब में चूना का घोल बना के डाला जाता है ना। बायोफ्लॉक में हम चूना तो नहीं डालते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब आप मछली का संचयन करने जा रहे हैं, एक बार बायोफ्लॉक को ना चूना से धो दीजिए बढ़िया से। उससे क्या होगा, जितना भी छोटा से छोटा जीवाणु विषाणु जो होगा वो धुल के खत्म हो जाएगा। चूना जब उस पे लगेगा वो उसको मार देगा, और आपका बायोफ्लॉक जो है ना वो बढ़िया से सैनिटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। ये नहीं करना कि मैडम ने चूना को रामबाण कहा था, हम बायोफ्लॉक में 3-4 kg चूना रोज डाल रहे हैं। ऐसा नहीं करना भाई, वरना मछली भी चली जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं करना। सैनिटाइज करने के लिए बायोफ्लॉक में हाँ हम चूना का प्रयोग कर सकते हैं। तालाबों में तो भाई पानी के ऊपर भी चूना डाला जाता है, लेकिन हमारे बायोफ्लॉक में ऐसा नहीं होता है। तो ये है पहली सावधानी, चूना का प्रयोग कीजिए।
दूसरी सावधानी में आप देख पा रहे हैं नमक के घोल का प्रयोग बताया गया है, या नमक का घोल या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का घोल। नमक से तो सभी वाकिफ होंगे, पोटेशियम परमैंगनेट हो सकता है पहली बार सुन रहे हो। तो देखिए यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है ना, ये कभी अगर दांत वात में तकलीफ हुई होगी, डॉक्टर के पास गए होंगे तो ये वाला बैगनी वाला चूरन दिया होगा और कहा होगा पानी में घोल बना के उससे कुल्ला कर, है ना। क्यों देता है ऐसा? क्योंकि जो पोटेशियम परमैंगनेट है ना, एक प्रकार का डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, यानी कि आपके दांत में अगर कीड़ा वगैरह है उसको मार देगा। तो हम या तो चूने का प्रयोग करेंगे या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करेंगे। अब ये प्रयोग हमको कैसे करना है इसको देखिए, एक मिनट। यहाँ पे देखिए, देखिए चूना सॉरी नमक या पोटेशियम परमैंगनेट के घोल का प्रयोग हमको कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। देखिए होता क्या है, जनरली हम क्या करते हैं, जब अपने तालाब में या बायोफ्लॉक में मछली का संचयन संचयन यानी कि स्टॉक करने जाते हैं, तो हम कहाँ से लाते हैं उसको? किसी न किसी के तालाब से लाते हैं, ठीक है। स्पॉन लाए, फिंगरलिंग लाए, फ्राई लाए, कुछ भी लाए, हम किसी न किसी के तालाब से लाते हैं उसको। हमारा बायोफ्लॉक किस कंडीशन में है ये हम जान सकते हैं, लेकिन वो भाई का तालाब जहां से हम ये बच्चा लेके आ रहे हैं, स्पॉन, फिंगरलिंग या फ्राई कुछ भी लेके आ रहे हैं, या आप ईयरलिंग भी लेके आ रहे हैं, हमको नहीं पता उसका तालाब कैसा कंडीशन में। बता पाएंगे क्या कि वो भाई अपना तालाब को कैसा रखा है? नहीं बता पाएंगे, है ना। और हम जब जाएंगे उसके तालाब में और मछलियों को अगर मछलियों के शरीर में अगर जीवाणु विषाणु भी रहेगा तो वो इतना छोटा होता है कि हम खुली आंखों से देख भी नहीं पाएंगे। वो भाई जान रहा है कि मेरी मछली बीमार है, मेरे तालाब में बीमारी फैली हुई है, फिर भी वो मछली को और ज्यादा जोर दे के आपसे बेचने की कोशिश करे, क्योंकि हम नहीं पकड़ पाएंगे उसको कि उसमें बीमारी है या नहीं। तो जब ऐसा कंडीशन होता है और हम मछलियों को लाते हैं, मान लीजिए मछली हमारी सही है, सामान्य कंडीशन में है, तो हम तो लाके बायोफ्लॉक में डाल देते हैं, कोई उससे हानि नहीं होती, हमारा बायोफ्लॉक अच्छे से रन करता है, हमें अच्छा से मछली को क्रॉप मिलता है। लेकिन इन द केस अगर उस मछली को बीमारी होगी, देखिए मछली में अगर बीमार है तो इसमें क्या है, जीवाणु विषाणु है। ये जीवाणु विषाणु बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते पूरा बायोफ्लॉक में फैल जाएगा, हमारा सारा का सारा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं? तो क्यों ना हम यहीं पे सावधानी बरत लें। और ये जो मछली हम लेके आ रहे हैं, हो सकता है खुदा ना खास्ता अगर मछली बीमार भी है, उसमें बीमारी का कुछ लक्षण भी है, हम उसको पहले ही मार देंगे, अपने बायोफ्लॉक में जाने से पहले ही उसको मार देंगे, उसका ट्रीटमेंट करके तब डालेंगे, ताकि ये बीमारी फैलाए ही ना। उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, वो खुद जाके वहां अच्छी हो जाएगी, बीमारी को नहीं फैलाएगी, है ना। तो उसके ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है आप लोग जानते भी होंगे, अभी जो भी क्लास किया आपने उसमें आपको बताया भी गया होगा स्टॉकिंग कैसे किया जाता है। स्टॉकिंग करने के लिए जो भी आप फिंगरलिंग ईयरलिंग जो भी लेके आ रहे हैं, उसको पहले आपको क्या किया जाता है, कंडीशनिंग किया जाता है। कंडीशनिंग करने के बाद आप उसको नमक या पोटैश के घोल में डालिए, ठीक है। मात्रा वैरी कर सकती है, नमक या पोटैश आप 5 ग्राम पर लीटर पानी में डालिएगा, काफी है, या मात्रा वैरी कर सकती है, कुछ लोग अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कम ज्यादा मात्रा बता सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, हमको नमक या पोटेशियम का घोल पहले से बना के रखिए बाल्टी में। मछली लेके आए हैं, पहले उसका कंडीशनिंग कर लीजिए। स्टॉकिंग से पहले कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मछलियों को मरने से बचाता है, स्ट्रेस से बचाता है। कंडीशनिंग कर लीजिए। कंडीशनिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको बायोफ्लॉक में नहीं डालेंगे, हम पहले उसको डालेंगे नमक या पोटैश के घोल में 1 मिनट के लिए केवल। उस 1 मिनट में क्या होगा, अगर हमारी मछली के शरीर में कुछ भी चीजें हैं, जीवाणु है या विषाणु है या परजीवी है उपस्थित, तो वो नमक या पोटैश में घोल में जाने के बाद मर जाएंगे, हमारी मछली बीमारी से फ्री हो जाएगी, ठीक है। और अब जब हम उसको बायोफ्लॉक में डालेंगे वो बीमारी नहीं करेगी। क्लियर हुआ? किसी को समझने में कोई दिक्कत? जी नहीं। नहीं है? समझ में आ रही है बातें? जी हाँ मैम। जाते हैं फिर से अपने स्लाइड में। तो ये हो गया, ये हो गया। नमक का घोल और पोटेशियम परमैंगनेट का घोल का इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, आप लोग सीख चुके हैं। अगली जो चीज हमें बहुत ध्यान देनी है वो है खाद्य पदार्थ का सही इस्तेमाल, ठीक है।
इसमें भी मैं आपको एक स्लाइड शेयर करना चाहूंगी, उसके बाद हम लोग वापस आके बात करेंगे। खाद्य पदार्थ में चाहे आप जो भी दे रहे हैं, सिंकिंग फीड दे रहे हैं, फ्लोटिंग फीड दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं आप, उसका भी एक सही इस्तेमाल होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। कम होगा तो भी दिक्कत करेगा, ज्यादा होगा तो भी दिक्कत करेगा। देखिए कैसे करेगा दिक्कत। यहाँ पे आप एक देख पा रहे हैं स्लाइड, देख रहे हैं, कम अगर है, जो भी खाद्य पदार्थ का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो कम दे रहे हैं, इसका मतलब मछली के शरीर में पोषक तत्व कम पहुंच रहा है। सही कि गलत? हेलो, जी हाँ, सही मैम। चलिए ठीक। तो अगर खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल हमने कम किया, मछली के शरीर में पोषक तत्व कम पहुंचा, तो मछली क्या हो जाएगी? कुपोषण का शिकार हो जाएगी। एक ऐसी बीमारी जो आपने देखी होगी मछली में, मछली का सर इसमें बड़ा हो जाता है और धड़ बिल्कुल पतला हो जाता है। जब आप मछली के मांस को छुइएगा ना, तो वो गठीला नहीं लगेगा आपको, आप छुइएगा तो वो पेल पेल करेगा, मतलब आपकी उंगलियां धंस जाएंगी उसके शरीर में, ऐसा मांस हो जाता है उसका। उसको कुपोषण का रोग कहते हैं। और ये तब होता है जब आप खाद्य पदार्थ का आवश्यकता से कम इस्तेमाल करते हैं, मछली को सही से पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। अब आप खुद सोच के देखिए, वैसी कुपोषित मछली को अगर हम खाएंगे, जिसको सही से पोषक तत्व नहीं मिला है, तो क्या हमारे शरीर में वो पोषक तत्व पहुंचेगा जो मछली खाने से मिलता है? आपको इंट्रोडक्शन के क्लास में बताया हो गया मछली का क्या क्या फायदा, बहुत सारा फायदा भाई। ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, बहुत सारे विटामिन मिलते हैं, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है मछली। क्या वो सब हमें सही मात्रा में मिल पाएंगे? जी नहीं मिल पाएंगे। तो अगर कम इस्तेमाल कर रहे हैं हम खाद्य पदार्थ का, तो पोषक तत्व मछलियों को कम मिलेंगे और इसकी वजह से मछलियां कुपोषित हो जाएंगी। लेकिन अगर अब हम सोचे कि नहीं भाई, कम देने से तो बड़ा दिक्कत हो जा रहा है, हम थोड़ा ज्यादा खिला देते हैं, हमारी मछलियां ज्यादा बढ़ेंगी, ऐसा भी नहीं है। ज्यादा देंगे तो भी दिक्कत करेगा, अधिक दे देते तो क्या होगा, आपके बायोफ्लॉक में वो प्रदूषण क्रिएट करेगा। जितना मछली को खाना है उतना ही खाती है भाई। शादी ब्याह में जब लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, सुबह ही से खाना बंद कर देते हैं, हटाओ अब वहीं जाके लपेटना है बढ़िया से। लेकिन वहां जाके भी कितना खा पाते हैं? जितना पेट है उतना ही खा पाते हैं भाई, पीठ में कोई नहीं लाद सकता है। इसका मतलब मछली को भी जितना खाना है उतना ही खाएगी। आप ज्यादा दे दिए हैं, वो बेकार होगा, सड़ेगा, प्रदूषण क्रिएट करेगा। और जब प्रदूषण क्रिएट करेगा तो देखिए क्या हो रहा है, जहां प्रदूषण वहां जीवाणु विषाणु। जहां एरो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये बढ़ रहा है। जैसे जीवाणु विषाणु बढ़ रहा है, अल्टीमेटली हम बीमारी की तरफ पहुंच जा रहे हैं। देख पा रहे हैं आप, है ना? और दूसरी चीज, अगर अधिक भोजन देते हैं तो दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है? शैवाल बैठ सकता है। ये शैवाल आपके बायोफ्लॉक में कम ही बैठेगा। अगर तालाब में मछली पालन कर रहे हैं तो यहाँ वहां वो ज्यादा देखा जाता है। अगर ये शैवाल बैठ गया तो इसका मतलब आपके बायोफ्लॉक में या भी पानी जो भी है उसमें डीओ कम हो जाएगा। अभी डीओ के बारे में हमने सीखा, डिसॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं इसको, वो कम हो जाएगा। इसलिए हमको करना क्या है, खाद्य पदार्थ का सही इस्तेमाल करना है, ना कम करना है ना ज्यादा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अधिक फीड डाल दिया गया। फ्लोटिंग फीड देख पा रहे हैं आप लोग, फ्लोटिंग फीड है ये। जरूरत से ज्यादा डाल दिया गया पानी में। क्या कर रहा है? प्रदूषण कर रहा है, गंदगी फैला रहा है। गंदगी होगा, बैक्टीरिया वायरस पनपेगा, बैक्टीरिया वायरस पनपेगा, मछलियों को बीमारी करेगा। ये हो सकता है। या फिर शैवाल, ये तालाब का सीन है, तालाब में अधिक शैवाल देखा, इस तरीके से तालाब में शैवाल फैल जाता है। शैवाल फैल गया, ऊपर से जो प्रकाश होता है ना, उसको अंदर घुसने नहीं देता है पानी में। प्रकाश पानी के अंदर नहीं जाएगा तो हमारा वनस्पति प्लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे। डीओ कम हो जाएगा, और डीओ कम हो जाएगा, मछलियों को स्ट्रेस आएगा, अल्टीमेटली बीमार पड़ेंगी। तो दूसरी चीज भी हमारी कंप्लीट हो गई भाई, सावधानियां। कारण और सावधानियां हमने कंप्लीट कर लिया है। कोई दिक्कत परेशानी है किसी को? नहीं मैम। वेरी गुड। अब ये तो वही कारण लिखा हुआ है, कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि रोगजनक, जीवाणु, विषाणु, परजीवी, तो हमने बता दिया। अत्यधिक संचयन दर, अगर आप ओवर स्टॉकिंग भी कर देते हैं ना तो भी दिक्कत होती है मछलियों को। ठीक है, जितना स्टॉकिंग रेट बताया गया उतने में ही स्टॉकिंग करेंगे हम। पानी की गुणवत्ता के प्रमुख कारकों के संतुलित परिमाप में बदलाव आना, ये सब मैंने बता दिया, पीएच वगैरह, ये भी कारण बन सकता है।
अब हम पहचान करना सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहचान करना सीखेंगे। देखिए अभी मैंने तो कहा कि डॉक्टर नहीं बैठ रहा भाई तो खुद डॉक्टर बनना पड़ेगा, तो ऐसा डॉक्टर नहीं बनना है नीम हकीम खतरे जान वाला डॉक्टर। ये कहावत बहुत ही अच्छी है, नीम हकीम खतरे जान। सुना है? नहीं सुना है। नहीं सुना आप लोगों ने? अरे भाई उर्दू नहीं पढ़ते हैं क्या? पहली बार सुन रहे। नीम हकीम खतरे जान। नीम हकीम का मतलब होता है डॉक्टर, इतना तो जानते हैं ना, जो इलाज करने वाला होता है। नीम हकीम, नीम कड़वा होता है, या कड़वा से रिलेट कर लीजिए उसको। हकीम का मतलब ऐसा हकीम जिसको अपने जानकारी कम है। खतराए जान, ऐसा हकीम जिसको अपने ही जानकारी कम है, जान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब आप लोग भी ऐसा वाला डॉक्टर बन गए मछली का। मछली को हुआ था जॉन्डिस, हम ट्रीटमेंट चला रहे हैं कैंसर का, ठीक होगी मछली? कभी ठीक नहीं होगी। इसलिए बढ़िया से रोग का लक्षण पहचानने सीखिए, किस रोग से मछली को क्या बीमारी लग रही है, ताकि हम सही ट्रीटमेंट चलाएं, मछली का सही इलाज करें। चलिए, नीम हकीम खतरे जान नहीं सुना आप लोगों ने? अधजल गगरी छलकत जाए सुना है? ये भी सुना है ना? नहीं। तो आप तो रिलेट कर पाएंगे। सुना है मैम, सुना है। कर पाएंगे रिलेट इससे अब तो। चलिए हम लोग अब कुछ लक्षण के बारे में जान ले, कुछ पहचान करें बीमारियों की, जिससे हमको पता चले कि मछली में क्या देखकर हम बता पाए कि हमारी मछलियां बीमार है। सबसे पहला लक्षण इसमें आपको देखा जा रहा है कि मछलियों का सुस्त पड़ना। पॉइंट वाइज इसको पढ़ेंगे और हम लोग सीखेंगे कैसे कैसे हम इसको जान पाएंगे। मछलियों का सुस्त पड़ना, खुद से ही रिलेट कर लीजिए इसको। अगर हम बीमार होते हैं तो क्या उतने एक्टिवली काम कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं, सुस्ती आती है, शरीर का जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाता है, हमारे काम करने की क्षमता कम हो जाती है, घट जाती है, हम सुस्त हो जाते हैं, है ना। तो मछलियों का सुस्त पड़ना सबसे पहला लक्षण है मछलियों का बीमार होने का। दूसरा, शरीर पर दाग पड़ना। ये दाग कैसा भी हो सकता है, लाल दाग भी हो सकता है, सफेद सफेद धब्बा भी दिखाई पड़ सकता है आपको। तो मछलियों में अगर लाल लाल दाग दिखाई पड़ रहा है तो वो मछली बीमार है। सफेद सफेद धब्बा दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब भी वो मछली बीमार है, ठीक है। तो ये भी एक लक्षण है मछलियों में बीमारी फैलने। तीसरा है पंखों के किनारों का सफेद पड़ना एवं उनका सड़ना। ये बहुत ही अच्छी बीमारी है, बैक्टीरियल डिजीज, फिन रॉट टेल रॉट। नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। नाम अगर नहीं भी सुना है तो जब मैं फोटो दिखाऊंगी तो आप देख पाएंगे कि हाँ ऐसी मछली तो देखी है। बहुत ही आम होने वाली बीमारी फिन रॉट टेल रॉट, जिसमें मछली का जो पंख और पूंछ होता है वो सड़ सड़ के गिरने लगता है, ठीक है। ये एक लक्षण हो गया। चौथा है शरीर में सूजन होना और पेट का फूल जाना। पेट फूलने की बीमारी भी बहुत लोग देखते हैं, जिसको ड्रॉप्सी कहते हैं। बहुत बहुत गलत गलत धारणाएं भी हैं ड्रॉप्सी को लेकर, जिसको अभी मैं सही करूंगी आपसे डिस्कस करके। अगला पॉइंट है मछलियों का तालाब के किनारे आना एवं कठोर सतह पर शरीर को रगड़ना। ये भी बीमारी है, ठीक है। आर्गुलोसिस कहते हैं इसको। क्यों ऐसा होता है ये जब हम परजीवी वाला डिस्कस करेंगे तो आपको मैं पूरी कहानी समझाऊंगी वहां पर। अभी बस आप इसको देख लीजिए। अगला है चमड़ी का ढीली पड़ जाना, भोजन ग्रहण नहीं करना, पानी की सतह पर बार बार पलटी खाना तथा मछलियों का मरना। ये सब रोग के कारण लक्षण हैं, जिसको देखकर आप बता सकते हैं कि हाँ हमारी मछलियों को रोग हुआ है। नेक्स्ट है शरीर से शल्कों का झड़ना। शल्क मतलब कुछ कुछ लोग उसको चोइया भी कहते हैं, कुछ कुछ चोइटा भी कहते हैं, अंग्रेजी में स्केल्स कहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में शल्क कहते हैं। ये वही शल्क हैं जो मछली के पूरे शरीर को कवर किए हुए रहता है। मांगुर में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ तिलापिया अगर डाले हुए हैं बायोफ्लॉक में तो देखने को। तो वो शल्क झड़ के गिरने लगते हैं। गर्दन पतला एवं सिर बड़ा हो जाता है। ये तो मैंने अभी तुरंत डिस्कस किया है आपसे। क्या बीमारी है जिसमें सर बड़ा हो जाता है, बता सकते हैं? कुपोषण। वेरी गुड, कुपोषण। गर्दन पतला हो जाएगा, धड़ पतला हो जाएगा, सर बड़ा हो जाएगा। तो ये सब जो भी थे लक्षण, उपरोक्त सभी मछलियों में होने वाली बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं। इतने सारे लक्षण हमने डिस्कस किए आपसे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा मछलियों में दवाइयों का प्रयोग कैसे किया जाता है। हाउ टू यूज ड्रग्स इन फिश। कैसे हम उसमें दवाइयों का यूज करें। हम मुंह में नहीं खिला सकते हैं उनको दवाइयां, तो कैसे खिला सकते हैं, कैसे चला सकते हैं मछलियों में दवाइयां। सबसे पहला चीज डुबाकर, डिप ट्रीटमेंट है ना। डुबाकर यानी
बाल्टी में पानी मछली सॉरी बाल्टी में हमने दवाइयों मुझे मोटरसाइकिल तो लगा जो साइकिल लगा से आप शुक्रिया। चलिए, तो फर्स्ट जो था वो था डिप ट्रीटमेंट, यानी कि बाल्टी में हमने दवाइयों का घोल तैयार कर लिया, बीमार मछलियां थी उन्हें उसमें डुबाकर निकाल लिया गया, इसे कहते हैं डुबाकर। दूसरा है दवा पानी में बहाकर, यानी दवाई का सॉल्यूशन था उसको पूरे बायोफ्लॉक के पानी में हमने बहा दिया, इसे कहते हैं पानी में बहाकर। तीसरी चीज है पूरक आहार के साथ मिलाकर दवाइयों का प्रयोग करना। ये पूरक आहार क्या होता है? आप जो फ्लोटिंग फीड देते हैं, सिंकिंग फीड देते हैं, ये सबको पूरक आहार कहा जाता है। ये प्राकृतिक आहार नहीं है मछली का। मछली का प्राकृतिक आहार प्लवक है, ध्यान रखिएगा हमेशा। मछली का आहार दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक आहार, दूसरा होता है पूरक आहार। तो प्राकृतिक आहार वो प्लवक है जो तालाब में मैंने आपको तुरंत अभी कहानी बताई थी कुछ देर पहले, वो था पूरक प्राकृतिक आहार। और हम जो ऊपर से उसको खाना खिला रहे हैं ना, किसी भी प्रकार में, फ्लोटिंग फीड है, सिंकिंग फीड है, किसी भी प्रकार का फीड है, वो है पूरक आहार। करते क्या है हम लोग, पूरक आहार जो फ्लोटिंग फीड है उसमें दवाई को मिला देते हैं और मछली को खाने के लिए दे दिया जाता है। ये हो गया हाउ टू यूज ड्रग्स। फिश कभी कभी बीच में जंप क्यों करती है, किसी भाई का सवाल है। भाई खेलती है वो पानी में ऐसे, ठीक है, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब बीमारी पहचानना सीखते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए सब बीमारी मछली का आपको फोटो दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए एक बीमारी है ईयूएस, लाल घाव जिसको कहते हैं, एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम अंग्रेजी नाम है उसका। यहाँ पे लाल लाल घाव दिखाई देता है मछलियों के शरीर में। मछली के शरीर में देख लीजिए लाल लाल घाव दिखाई दे रहा है। अब हम आ चुके हैं पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर, है ना। अब सब हम डिजीज के बारे में आपको दिखा रहे हैं, अब हर एक बीमारी को आपको दिखा रहे हैं। ये है बहुत ही आम होने वाली बीमारी, जो भी भाई मछली पालन के क्षेत्र में है आपको जरूर वास्ता पड़ेगा इस बीमारी से, कभी ना कभी, गारंटी है मेरा। इसे कहते हैं लाल चकता रोग या फिर लाल घाव की बीमारी, अंग्रेजी में एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम EUS। ठंडे के दिन रेड स्पॉट भी बोला जाता है इसको? नहीं, रेड स्पॉट नहीं बोला जाता। तो लोग ना आम बोलचाल की भाषा में बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन इसकी असली नाम लाल चकता रोग है या लाल घाव है या फिर EUS है, ठीक है। देखा मछली को आपने बढ़िया से? जी हाँ मैम। अब कभी जिंदगी में मछली में अगर ऐसा बीमारी होगा देख के पहचान पाएंगे, हाँ भाई ये तो EUS है या लाल चकता रोग है। जी हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए ये है आर्गुलोसिस, यानी कि मछली में ढील होने की बीमारी। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इसमें भी लाल लाल जख्म है, लेकिन देखिए वहां पहले वाले में देखिए बड़ा बड़ा लाल लाल घाव है। यहाँ पे क्या है, एकदम छोटा छोटा पॉइंट है, स्पॉट है, रेड रेड स्पॉट है। ऐसा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि यहाँ पे जो मछली का ढील है वो चिपक के उसको खून को चूसता है, इसलिए वो ऐसा सा पॉइंट दिखाई पड़ता है। भी जब हम पर्टिकुलरली बीमारी डिस्कस करेंगे वहां पर अच्छे से और देख पाएंगे। ये है आर्गुलोसिस। इसके बाद ये है स्पॉइलेज, यानी कि मछलियों में सड़न की बीमारी। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर फिगर में, यहाँ पे देखिए मछली का जो पूरा मांस है वो सड़ के गिर गया है ना, इसको बोलते हैं हम लोग स्पॉइलेज। अगला बीमारी देखिए, ये है फिन रॉट टेल रॉट, जो मैंने अभी बात की आपसे, पंख और पूंछ सड़ जाता है। यहाँ पे देखिए ना पूरा का पूरा तो पंख कट गया है मछली का, देख रहे हैं ना। यहाँ भी देखिए इसका पूंछ कैसा कटा फटा दिखाई पड़ रहा है। ये है फिन रॉट टेल रॉट की बीमारी। इस तरीके से पंख और पूंछ अगर कटा हुआ दिखाई पड़ रहा है तो ये फिन रॉट टेल रॉट की बीमारी है। तो ये सब बीमारी हो गई। अब हम देखेंगे अलग अलग से जीवाणु जनित कौन कौन से रोग हैं, विषाणु जनित कौन कौन से रोग हैं और फफूंद जनित कौन कौन से रोग है, यानी कि फंगल डिजीज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जीवाणु जनित रोगों को देखिएगा तो उसमें फिन रॉट टेल रॉट आ जाता है, ड्रॉप्सी आ जाता है, एडवर्ड सिलोसिस आ जाता है, विब्रियोसिस आ जाता है और सेप्टिसेमिया। देख रहे हैं, बैक्टीरियल हेमरेजिक सेप्टिसेमिया, इसको हम आम बोलचाल की भाषा में सेप्टिसेमिया देखते हैं, ये आ जाता है। ठीक है, ये सब जीवाणु जनित रोग है। परजीवी जनित रोग अगर देखिएगा, परजीवी से होने वाली बीमारियां हैं, उसमें ट्राइकोडिनोसिस आ जाता है, सफेद धब्बेदार रोग जिसको व्हाइट स्पॉट भी कहते हैं वो आ जाता है, गैरोडेक्टाइलिस आता है, डिक्टेरोगाइरेसिस आता है, आर्गुलोसिस आता है, लर्नियसिस आता है। इन सब के बारे में भी पढ़ना है, वैसे भी देखते जाइए क्या क्या है। अगली चीज है फफूंद, यानी कि फंगल डिजीजेस कौन सी है। सेप्रोलिग्नोसिस होता है, ब्रांकियोमाइसिस होता है और लाल घाव का रोग।
जो अभी मैंने फोटो में आपको दिखाया था। ठीक है, अब हम हर बीमारी को पर्टिकुलर पढ़ेंगे, पर्टिकुलर पहचानने का तरीका सीखेंगे, उसके फोटोग्राफ देखेंगे और उसका ट्रीटमेंट जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम शुरू करते हैं जीवाणु जनित रोग, यानी कि जीवाणुओं के कारण होने वाली बीमारियां। इसमें वेरी फर्स्ट डिजीज है ड्रॉप्सी, मछलियों के पेट में सूजन आना या फिर पेट का फूलना। अभी हमने पहचान में पढ़ा था इसको कि मछलियों का पेट अगर फूला हुआ दिखाई पड़ रहा है इसका मतलब मछली बीमार है। और अब आप जान पाएंगे, अब आप पकड़ पाएंगे और डॉक्टर की तरह बोल भी पाएंगे कि हाँ इसका पेट फूला हुआ है। सिर्फ ऐसे नहीं बोलेंगे कि इसको बीमारी है, पर्टिकुलर नाम पकड़ के बोलेंगे भाई इसको ड्रॉप्सी है। ठीक है, ड्रॉप्सी के लक्षण क्या क्या होंगे? मछलियों का पेट फूला हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए, अगर इसकी कहानी जाने तो ड्रॉप्सी होता है हाइड्रोफिला नामक बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, हाइड्रोफिला हमेशा आपके तालाब में मौजूद है या पानी जहां आप मछली पाल रहे हैं वहां मौजूद है, लेकिन हमेशा वो मछली को अटैक करता है ना, तो मछली का रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे लड़ के उसको मार देता है। लेकिन जैसे ही मछलियां स्ट्रेस में आएंगी, अब वो स्ट्रेस में क्यों आती हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं बार बार बोलूंगी तो टाइम क्योंकि बहुत ज्यादा ये हो जा रहा है हमारा। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे ही मछलियां स्ट्रेस में आई, चाहे वो किसी भी फैक्टर की वजह से आई हो, तो मछलियों का रोग प्रतिरोधक क्षमता काम करना बंद कर दिया। और उस टाइम जब हाइड्रोफिला ने अटैक किया तो मछलियां क्या हो गई? ड्रॉप्सी का शिकार हो गई। जैसे ही मछलियां ड्रॉप्सी का शिकार होंगी, पहले ये तो एकदम सीवियर केस दिखाया जा रहा है, इतना अगर मछलियों में केस बढ़ गया तो मछलियां नहीं बचेंगी, मरेंगी ही मरेंगी। सबसे फर्स्ट आपको इस प्रकार का दिखाई पड़ेगा ड्रॉप्सी में मछली। शल्क देखिए इसका खड़ा खड़ा हो गया। ऐसा इसलिए होता है, लोग कहते हैं क्या मछली का पेट फूला हुआ, हमने बहुत ज्यादा खिला दिया, खाना बंद कर देते हैं लोग। बिल्कुल गलत चीज है। ड्रॉप्सी में मछली के पेट फूलने का कारण आपके ज्यादा खिलाने का नहीं होता, बल्कि कम खिलाना होता है। हम कम खाना देते हैं ना मछली को, तो मछलियां स्ट्रेस में होती हैं। मछलियां स्ट्रेस में होती हैं, हाइड्रोफिला अटैक करता है, मछली को ड्रॉप्सी लगा देता। तो बढ़िया से खाना दीजिए, जितना देना चाहिए उतना दीजिए। ठीक है, कम दीजिएगा तो ड्रॉप्सी होगा। ये मान के नहीं चलना मछली का पेट फूला हुआ था मर रही थी इसका मतलब हम बहुत खाना डाल रहे हैं, अब कम करना पड़ेगा। ये धारणा है लोगों की, जिसको अब हमको सही करना है। ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोफिला ने अटैक किया तो वो क्या करता है ना, मछली के एब्डोमेन पार्ट में, यानी उसका पेट वाला जो पार्ट है और उसका जो शल्क के नीचे का पार्ट है, वहां एक फ्लूइड भरना शुरू कर देता है। फ्लूइड मतलब समझिए तरल पदार्थ। तो जब शल्क के नीचे वो फ्लूइड भरना शुरू करेगा तो शल्क खड़ा खड़ा दिखाई पड़ने लगेगा। ये सबसे पहला सिम्टम है ड्रॉप्सी का। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मछली का जो शल्क है वो खड़ा खड़ा दिखाई पड़ता है। ठीक है, नहीं कीजिएगा ट्रीट मछली को, यही टाइम सही होता है मछली के में जब ड्रॉप्सी है तो उसको ट्रीटमेंट करने का। नहीं कीजिएगा तो ये इस तरीके से पहुंच जाएगा। और क्या होगा फिर, शल्क पूरा जब खड़ा हो जाएगा, पेट पूरा फूल जाएगा फ्लूइड के सिक्रीशन से, तो पेट फूलेगा, चमड़ा खिंचा जाएगा। चमड़ी जब खिंचाएगी आपकी तो वो चमड़ी ढीली पड़ने लगेगी। चमड़ी ढीली होगी तो चमड़ी में ही तो ना चोइटा अटका हुआ है भाई, शल्क उसी में तो अटका हुआ है। चमड़ी के खिंचाने की वजह से वो शल्क झड़ना शुरू कर देंगे। इस प्रकार से आपको कंडीशन दिखाई पड़ेगा ड्रॉप्सी का। ठीक है, कैसे ट्रीट करें इसको ये देखते हैं। ये हो गया लक्षण, पहचान कैसे करना है बीमारी का, हाइड्रोफिला से होता है ये मैंने पहले ही बता दिया। अब इसको ट्रीट कैसे किया जाए, सबसे पहला ट्रीटमेंट तो यही है कि पर्याप्त मात्रा में भोजन खिलाइए मछली को। पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं खिलाइएगा तब जाके हाइड्रोफिला उसको अटैक करके बीमारी कॉज करेगा, वरना नहीं करेगा। दूसरी चीज, अब अगर बीमारी फैल गई तो क्या करें, तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन नाम का एक एंटीबायोटिक आता है, आप वो चला सकते हैं 10 दिनों तक मछलियों में। कैसे खिलाना है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जो आप पूरक आहार यूज करते हैं, यानी कि फीड जो यूज करते हैं, उस फीड में उस एंटीबायोटिक को मिला दीजिए और मिला के 10 दिनों तक मछलियों को खिलाइए। मैं डोज यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि डोज चाहूँ तो मैं बता सकती हूँ आपको, लेकिन इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि अलग अलग केस में देखा जाता है कि वो वेरी कर जाता है। ठीक है, इसलिए आप जहां से दवाइयां खरीदें वहां अपना पूरा कंडीशन बता के डोज को वहां से मेंशन कीजिए तो बेहतर